Hello, students. Welcome. As for today's topic, we have political executive to discuss. Do you remember the story of the office memorandum with which we started this chapter? We found out that the person who signed the document did not take this decision, he was only executing the policy decision taken by someone else. We noted the role of Prime Minister in taking that decision, but we also know that he could not have taken that decision if he did not have support from Lok Sabha. In that sense, he was only executing the wishes of the parliament. Thus, at different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. All those functionaries, all those functionaries are known as executive. हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने ऑफिस मेमोरेंडम के उस ऑर्डर के बारे में पढ़ा। आपको पता होगा, कल की क्लास की बात है। ऑफिस मेमोरेंडम में क्या देखा हमने, दैट जिस आदमी ने साइन किया है उसने डिसीजन नहीं लिया, उसने सिर्फ ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया है। हमने ये भी जाना, यहाँ भी नोटिस किया वहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन उसमें रोल क्या था, लेकिन हमें ये भी पता चला कि प्राइम मिनिस्टर भी वो काम नहीं कर पाता अगर उसे पार्लियामेंट में, लोकसभा में मेंबर्स की सपोर्ट ना होती। तो उस सेंस में अगर हम देखें तो ये प्राइम मिनिस्टर ने ये अगर ये डिसीजन लिया तो उसने पार्लियामेंट की विशेस को फुलफिल किया। लोगों के बिहाफ पे सुप्रीम पावर, लोगों के बिहाफ पे काम कर ऑर्डर लेने देने वाला ऐसे कौन लोग होते हैं जो पावर एक्सरसाइज करते हैं? ऐसे लोगों को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ the execution of policies of government. Thus, when we talk about the government, we usually mean the executive. उन्हें एग्जीक्यूटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, लोगों के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है एग्जीक्यूटिव। Political and permanent executive. In a democratic country, two categories make up executive. One that is elected by the people for a specific period is called political executive. Political leaders who take the big decisions fall in this category. In the second category, people are appointed on a long-term basis. This is called permanent executive or civil services. Persons working in civil services are called civil servants. They remain in office even when the ruling party changes. These officers work under political executive and assist them in carrying out the day-to-day administration. Can you recall the role of political and non-political executive in the case of office memorandum? दो तरह की एग्जीक्यूटिव हमारे पास होती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव।
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है जो पॉलिटिकल लीडर्स को हम चुनते हैं और उनको गवर्नमेंट बनाने का मौका देते हैं। वो पॉलिटिकल लीडर्स जब फैसला लेते हैं तो वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लोग जो लॉन्ग टर्म पे अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट सर्विस में, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो होते हैं परमानेंट या सिविल सर्वेंट्स उनको कहा जाता है। वो ऑफिस में ज़्यादा टाइम रहते हैं। जब रूलिंग पार्टियाँ चेंज भी हो जाती हैं, अभी एक पार्टी की गवर्नमेंट है, कल दूसरी की होगी, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो हैं वो लॉन्ग टर्म पे, अगर 60 साल उनकी सर्विस है तो 60 साल तक वो काम करते हैं। These officers work under political executive and assist them in carrying out day-to-day administration. यही परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हेल्प करते हैं और दिन रोज़मर्रा का काम चलाने में मदद करते हैं। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम? क्या आपने ऑफिस मेमोरेंडम वाले केस में इन दोनों एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का रोल देखा? यू माइट आस्क, व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? आपके जहन में ये सवाल ज़रूरी आना चाहिए कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर क्यों होते हैं, नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर कम क्यों होते हैं? देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, व्हाई इज़ द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट? The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge as of the subject. जो मिनिस्टर है वो सिविल सर्वेंट से ज़्यादा पावरफुल क्यों होता है? हालांकि सिविल सर्वेंट ज़्यादा एजुकेटेड भी होता है और नॉलेज में एक्सपर्ट भी होता है। The advisors working in the finance ministry know more about economics than the finance minister. फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करने वाले इकोनॉमिस्ट जो होते हैं सिविल सर्वेंट्स, उनको फाइनेंस मैटर्स के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर से ज़्यादा पता होता है। समटाइम्स द मिनिस्टर्स में नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स दैट कम अंडर देयर मिनिस्ट्री। कुछ मिनिस्टर्स को मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले काम के बारे में बहुत कम पता होता है कभी कभी। दिस कुड ईजिली हैपन इन मिनिस्ट्रीज लाइक डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, mines. Why should the minister have the final say on these matters? जब उनको सारा पता होता है, वो सब जानते हैं, लेकिन पक्की बात, फाइनल बात मिनिस्टर की ही क्यों होती है? क्वेश्चंस जहन में आते हैं। The reason is very simple. In a democracy, the will of people is supreme. The minister is an elected representative of the people and thus empowered to exercise the will of the people on their behalf. He is finally answerable to people for all the consequences of his decisions. जो मिनिस्टर होता है वो लोगों का इलेक्ट किया होता है और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी चीज़ होती है विल ऑफ द पीपल। लोग क्या चाहते हैं, लोगों की चाहत। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लोग जवाबदेह बना सकते हैं। That's why the minister takes all the final decisions. The minister decides the overall framework and objectives in which the decisions on policy should be made. The minister is not expected to be an expert in the matters of ministry. The minister takes the advice of experts on all technical matters, but very often experts hold different opinions or placed before him or her more than one option depending on what the overall objective is. The minister decides. Actually this happens in any large organization. Those who understand the overall picture take the most important decisions, not the experts. The experts can tell the route, but someone with a larger view decides the destination. In a democracy, elected ministers perform
this role. तो जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते हैं उनकी बात इसलिए फाइनल होती है क्योंकि वो इलेक्टेड होते हैं और लोगों ने उनको भेजा होता है। हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं हर डिपार्टमेंट्स में एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय देते हैं। कभी कभार एक्सपर्ट्स की राय जो होती है वो भी डिफरेंट होती है, कभी एक राय मिलती है, कभी दो राय मिलती हैं, लेकिन जो मिनिस्टर होता है उसे फाइनल कॉल लेनी पड़ती है क्योंकि ही इज़ द इलेक्टेड एंड ही हैज़ अ रोल टू प्ले। Prime Minister and the Council of Ministers. Prime Minister is the most important political institution in the country, yet there is no direct election to the post of Prime Minister. The President appoints the Prime Minister, but the President cannot appoint anyone he or she likes. The President appoints the leader of the majority party or the coalition of parties. The commands a majority in the Lok Sabha as Prime Minister. In case no single party or alliance gets a majority, the President appoints the person most likely to secure a majority support. The Prime Minister does not have a fixed tenure. He continues in power as long as he remains the leader of the majority party or the coalition. प्राइम मिनिस्टर जो है ये एक ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है मुल्क में, और ये इसका कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, प्रेसिडेंट इसे चुनता है। मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है या कोलिशन पार्टीज़ का जो लीडर होता है उसे चुना जाता है। अगर मेजॉरिटी ना हो इनके पास तो ऐसे लीडर को चुना जाता है जिसके बारे में ये माना जाए कि वो मेजॉरिटी ले सकता है। इसके लिए कोई फिक्स टेन्योर, कोई टाइम नहीं होता, वो तब तक काम चला सकता है जब तक उसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और coalition that has majority in Lok Sabha. The Prime Minister is free to choose ministers as long as they are members of Parliament. Sometimes a person who is not a member of Parliament can also become a minister, but such a person has to get elected to one of the houses of the Parliament within 6 months of the appointment as minister. Council of Ministers is the official name for the body that includes all the ministers. It usually has 60 to 80 ministers of different ranks. Cabinet ministers are usually top level leaders of the ruling party or parties who are in charge of major ministries. Usually the cabinet ministers meet to take decisions in the name of Council of Ministers. Cabinet is thus the inner ring of the Council of Ministers. It comprises about 25 ministers. प्राइम मिनिस्टर के बाद अदर मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट चुनता है और प्रेसिडेंट मेजॉरिटी पार्टी के लोगों को मिनिस्टर बनाता है। कभी कभी और ये माना जाता है कि पार्लियामेंट मेंबर होना ज़रूरी है मिनिस्टर बनने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आदमी पार्लियामेंट मेंबर ना हो, वो भी इलेक्ट किया जाता है एज मिनिस्टर, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर इलेक्शन लड़के एमपी बनना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस बॉडी का नाम होता है जिसमें ये मिनिस्टर्स होते हैं, और इसमें 60 से 80 मिनिस्टर्स डिफरेंट रैंक्स के होते हैं। Cabinet ministers are usually the panel of leaders, ruling party or parties who are in charge of the major ministries. Usually, cabinet ministers meet to take decisions in the name of the Council of Ministers. Cabinet is thus inner ring of council ministers. Whereas the 25 ministers. कैबिनेट मिनिस्टर्स के रिंग के अंदर एक और रिंग है
25 मिनिस्टर्स उसके अंदर होते हैं और ये वो मिनिस्टर्स हैं जो लो रैंक के मिनिस्टर्स नहीं होंगे, मिनिस्टर स्टेट नहीं होंगे, फुल फ्लैज्ड मिनिस्टर्स होंगे और ये कंप्राइज करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और यही कैबिनेट डिसीजंस लेते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। ओके, मिनिस्टर स्टेट जो होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, उनके पास छोटी मिनिस्ट्रीज होती हैं और उनको कैबिनेट में तभी जा सकते हैं जब उनको कैबिनेट मीटिंग्स में बुलाया जाए, अदरवाइज वो नहीं जा सकते। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर अटैच्ड टू and required to assist cabinet ministers. Since it is not practical for all the ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in the cabinet meetings. That is why parliamentary democracy, in most countries, is often known as cabinet form of government. The cabinet works as a team. The ministers may have different views and opinions, but everyone has to own up to every decision of cabinet. अब कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो अटैच होते हैं और वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि रेगुलरली हर मामले के लिए एक मिनिस्टर मामला को डिस्कस कर पाए। जब भी डिसीजन ले जाते हैं, दिस वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मोस्ट कंट्रीज ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको इसीलिए कहा जाता है, मल्टीपल किस्म के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को असिस्ट करते हैं। कैबिनेट एक टीम के तौर पे काम करती है और मिनिस्टर्स जो हैं वो डिफरेंट व्यूज़ और ओपिनियन रखते हैं, लेकिन एवरी वन हैज़ टू फॉलो द कैबिनेट डिसीजंस। So this is wise for the day. Have a nice day.